नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। जिले के बहरवा थाना क्षेत्र में एक युवती को घर से निकालकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई और ये घटना बीते शनिवार की है, जहां पर पीड़ित अपनी मां की मौत के बाद नाना के घर रहती थी और शनिवार को युवती घर में खाना खाकर सो रही थी। उसी दौरान घर में अकेला देखकर 2 दरिंदे सोमेन और हेम्ब्रेन और अजय टुड्डू पहुंचे। इसके बाद युवती के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे उठाकर तालाब के पास एक खेत में ले गए। यहां पहले से गांव के ही रवि, दुर्जन, नीलकलम सहित अन्य 3 युवक मौजूद थे। सबने मिलकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस बीच बहरवा थाने की पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी। युवती के चिल्लाने की आवाज पर पुलिस वहां पहुंची और इस दौरान पुलिस को देख दुष्कर्मी फरार हो गए और पुलिस रात में ही युवती को लेकर थाने चली आई और सुबह उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और परिजनों के सामने युवती ने इस मामले में बहरवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और इधर थाने की पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान पर 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक आरोपी फरार है। और इस मामले में डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी और डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और वहीं संसद पेगासस जासूसी विवाद मामले से गूंज रही है। निजता के हनन का मामला आभासी संसार से लेकर संसद और सड़कों तक छाया है। सरकार पर डेटा जासूसी कराने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष से लेकर सोशल एक्टिविस्ट ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है और अब लेकिन मामला निजता के अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा तमाम लोग चिंता में। और राज की बात यह है कि पेगासस खरीदा गया या नहीं और खरीदा तो किसने खरीदा। और ये भी अभी राजी है कि निजता के हनन के खिलाफ आवाजें उठाना स्वाभाविक है, लेकिन राज की बात कथित डेटा जासूसी के समय को लेकर है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे और वहीं अपनी बात रखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए फेबिफ्लू जैसी दवाओं को जमा करने और बांटने के मामले में ड्रग कंट्रोलर को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ जांच के लिए कहा था। और जांच के बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गौतम गंभीर के अलावा आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा शुरू किया गया है। और वही मामले में राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गौतम गंभीर और उनकी संस्था को निराशा हाथ लगी। जस्टिस डी वार्ड चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचारणीय बात यही है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट में आवेदन देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं समझता। और याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने जजों से निचले अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की प्रार्थना की है, लेकिन जजों ने इससे भी मना कर दिया है और उन्होंने कहा कि आपको इसका सामना करना पड़ेगा। जब जरूरी दवाओं की कमी थी तो लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे, तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वह दवा बांटेगी और वह संस्था एक हॉस्पिटल से साठ गांठ करके दवा जमा करना शुरू कर देती है और जबकि उसके पास
दवा रखने और बांटने का कोई लाइसेंस नहीं है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेहतर हो कि आप हाईकोर्ट में अपने कानूनी विकल्प आजमाएं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की मीराबाई चानू ने पहले दिन ही सिल्वर मेडल हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। वहीं अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चानू को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। और वहीं आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में महिला 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। दरअसल मीराबाई की जीत के बाद देश भर से लोगों ने उन्हें बधाई भी दी और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने उन्हें जीत की बधाई देकर इसे गर्व का पल बताया है। और वहीं अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मीराबाई चानू को इस बात का आश्वासन दिया है कि उनके भारत लौटने पर सरकार उन्हें धन्यवाद के तौर पर उपयुक्त नौकरी देगी। और वहीं बता दें मीराबाई चानू रेलवे टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर के तौर पर काम करती हैं। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीराबाई चानू से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको रेलवे में टिकट जांच करने की जरूरत नहीं है, आपको उपयुक्त नौकरी दी जाएगी। और वहीं चानू ने मुख्यमंत्री का इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। और वहीं मुख्यमंत्री बीरेन ने यह भी कहा कि आपके लिए 1 करोड़ अलग रखा गया है, इम्फाल पहुंचने पर आपको ये दे दिया जाएगा और इसके अलावा अधिकारी के पद की नौकरी भी दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि अन्य सरकारी विभागों और राजनेताओं सहित प्रमुख नागरिकों ने चानू के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा शुरू कर दी है। और वहीं बीते दिन शिक्षा मंत्री एस राजेन ने चानू को 3 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। और वहीं चानू ने मुख्यमंत्री समेत लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि वो घर लौटकर सभी से मुलाकात करेंगी। देश ने सोमवार को 22वां कारगिल विजय दिवस बेहद धूमधाम से मनाया। इस मौके पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक और राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम के चलते द्रास नहीं पहुंच सके और उन्होंने बारामूला में देश के शूरवीरों को नमन किया। और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भी मौजूद रहे। और वहीं कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार सहित युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता नेतागढ़ योगेंद्र यादव और संजय कुमार भी उपस्थित थे। और कार्यक्रम के दौरान 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल भी द्रास वॉर मेमोरियल पहुंची। इसकी अगवानी खुद वहां मौजूद सीडीएस और अन्य सैन्य कमांडर्स ने की है। और वहीं आपको बता दें खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर श्रीनगर से द्रास के लिए उड़ान नहीं भर सका। इसलिए सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडरों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और तीनों सेना के प्रमुखों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया। और वहीं आपको बता दें कि 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की विजय हुई थी। और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थित वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 1999 में पाकिस्तान सेना ने भारत की इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था और 14 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित
इन चोटियों से भारतीय सेना ने बेहद बहादुरी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था और इस युद्ध में भारत के 500 से ज़्यादा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये युद्ध मिलिट्री हिस्ट्री में एक बेहद ही मुश्किल और जोखिम भरे युद्ध के तौर पर जाना जाता है। और वहीं आंध्र प्रदेश से खबर है, जहां पर हैदराबाद के दक्षिण में आज की सुबह करीब 5 बजे भूकंप आया और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 रही और फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और वहीं सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त आई है। हालांकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण लाभ सीमित रहा। आज MCX पर सोना वायदा 0.19% यानी 91 रुपये उछलकर 47,625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो ये 0.22% बढ़कर 67,169 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। और वहीं पिछले एक हफ्ते में सोने की भौतिक कीमत में करीब 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है और जबकि इस दौरान चांदी में करीब 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। और वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी रिसर्च VP रविंद्र राव ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में गिरावट वायरस की बढ़ती चिंताओं, अमेरिका चीन तनाव और प्रौद्योगिकी फर्मों पर चीन की कार्रवाई के बीच सोने में तेजी आई है। और वहीं कोरोना के कम होते केस के बीच दिल्ली में आज से अनलॉक 8 लागू हो रहा है। अनलॉक के इस चरण में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमा घरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। अनलॉक 8 के तहत सिनेमा हॉल, स्पा को खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि आज से ट्रेनें पूरी सीट क्षमता के साथ परिचालित होंगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की दोनों में अनुमति नहीं होगी। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम कोविड-19 के कारण लंबे समय से मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर 7 जून से 50% सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रही है। और वहीं शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 26 जुलाई से 50% सीट क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी अंगों तक ही शामिल हो सकेंगे और आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और वहीं DDMA ने कहा कि दिल्ली के स्पा को 26 जुलाई से खोलने की इजाज़त मिल गई। और वहीं भारत में कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40,000 के आसपास थमी हुई है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 40,000 के पार हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 416 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 35,968 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा बनी हुई है और वहीं कुल 4,11,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,11,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,20,967 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,05,03,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 जुलाई तक देश भर में
43 करोड़ 51 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दे जा चुके हैं और बीते दिन 18,99,000 टीके लगाए गए। वहीं मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग की 1200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में ही मेरठ से दिल्ली का सफर चमचमाती सड़क के साथ पूरा करने का काम किया है। और मेरठ के सर्किट हाउस सभा स्थल से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पर पहुंचकर मेरठ की जनता का अभिवादन किया और कहा कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज क्रांति धरती से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। और उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी का जलवा कायम रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ट्विटर वाले नेता हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही सड़क पर आम जनता की मदद के लिए नजर आई थी और विपक्षी दल का कोई भी नेता सड़क पर नजर नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ पहुंचकर करीब 1200 करोड़ रुपए के सर्किट हाउस का लोकार्पण किया है और इस बीच उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग ट्विटर वाले नेता हैं, ये सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करती हैं और कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। चारों तरफ खुशहाली आ रही है तो इसीलिए मैंने नाम दिया है राहुल गांधी के से राहुल ट्विटर गांधी और प्रियंका ट्विटर वाड्रा, अखिलेश ट्विटर यादव। मैं यही नाम दिया हूँ, मैं कोई गलत नहीं कहा हूँ। आप ट्विटर से अगर ना उठावे आप उनसे प्रत्यक्ष, कोई आपके पत्रकार आप यहाँ हैं, यहाँ से वो बोलते हैं, वहाँ आपके मित्रों से। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी 593 मिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।